नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। नेपाल की सबसे सच्ची तस्वीर टेलीविजन पर पहली बार हम आपको अनुभव कराएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में पिछले कुछ दिनों में हालात बने, जिस तरीके से जेनजी सड़कों पर उतरा और लगातार प्रदर्शन किए गए और बड़ी संख्या में तबाही का मंजर दिखाई दिया, आगजनी, डकैती और तमाम तरीके की जो स्थितियां बनी, लोग मारे गए, 20 से ज्यादा छात्रों की मौत भी इस पूरे प्रदर्शन में हुई है। दुनिया भर में ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही लगातार, और हम और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को विचलित कर रही हैं। ऐसे में क्या कुछ वो तस्वीरों के पीछे की कहानी है, क्या कुछ पीछे की सच्चाई है, क्या कुछ लोगों ने अनुभव किया है, ये सब हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताने वाले हैं। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज से लौटे, यानी नेपाल से लौटे विद्यार्थी विनीत उपाध्याय। विनीत, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से नेपाल में जो हालात बने हैं, आप वहां पर रहे थे, आप वहां पर फंसे रहे, किस तरह का अनुभव आपने वहां पर किया है, किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस आपका वहां पर रहा है? क्योंकि हालात बहुत विकट थे, दुनिया भर ने तस्वीरें देखी हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। विनीत जी, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बीएस टीवी पर आमंत्रित करा। और मैं सर शुरू से शुरू करना चाहूँगा। जी जी विनीत। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं नेपाल किस कारण से गया था। तो अक्सर नेपाल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अगर इंडिया में वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होती नीट में जो वो चाहते हैं, जी तो वो नेपाल को प्रेफर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि नेपाल सबसे ज्यादा सेफ और सबसे अच्छी कंट्री मानी जाती है बच्चों के लिए। बिल्कुल। मगर जैसे ही हम पहुंचे नेपाल, जब तक नेपाल की जो स्थिति थी, नेपाल का सुंदरता थी, वो बिल्कुल बरकरार थी वैसे ही। अवनीत, आप कब पहुंचे मगर वहां पर, किस तरीके, मैं चाहूंगा इसको आप मेंशन करिए, कब आप वहां पर गए, उसके बाद कितने समय बाद ये सिलसिला शुरू होता है? जी, मेरा नेपाल में करीबन 6 सितंबर को पहुंचना हुआ था। और 6 सितंबर, जी 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 विनीत, बिल्कुल आपकी बात कही आप। हाँ जी, मैं 6 सितंबर को नेपाल पहुंचा था। और वहां से मैंने सोनौली बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भैरवा एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। और जैसे ही मैं काठमांडू पहुंचा, जब तक स्थिति बिल्कुल बिल्कुल सामान्य थी। हाँ। और जैसे ही फिर मैं मेरे मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम था, वो करने के लिए मैं अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। तो जब तक बिल्कुल स्थिति सामान्य थी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है या जेनजी प्रोटेस्ट है, वेरी नॉर्मल। बट जब मैं अपने कॉलेज से घर की तरफ लौट रहा था, तो जितने भी नेपाल से संबंधित लोग थे वहां पर, जो इंडियन लोग थे, जो हिंदी स्पीकर्स थे वहां के, तो उनका ये कहना था कि सम 20 स्टूडेंट्स गॉट किल्ड, कि 20 लोगों को शायद गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये काठमांडू में ही किया है। तो सर, अंदर से अगर आप भी ऐसा कभी कुछ सुनेंगे तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अपन उस समय काठमांडू में ही है। तो जैसे ही हम घर की तरफ जा रहे थे, तो एक बहुत छोटी सी सड़क थी जिसको करीबन क्रॉस करने में आपको 30 to 40 सेकेंड्स का समय लगता है मैक्सिमम। बट वो जो रोड था, उसमें अराउंड 700 स्टूडेंट्स अपने हाथ में पैम्पलेट लेकर बहुत तेजी से जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स गाड़ी पर थे, कुछ स्टूडेंट्स टू व्हीलर्स पर थे, और बहुत तेजी से। तो वो रास्ते को क्रॉस करने में हमें अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगे। और फिर हम हिल्टन होटल से होते हुए, जो कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि अगले दिन ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। इतनी सुंदर होटल सर, हिल्टन होटल से पहुंचते हुए हम हमारे घर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। होते हुए, और फिर ऐसा कह रहे थे सब कि प्रोटेस्ट बहुत तेजी से चल रहा है, जेनजी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीजों को जला भी रहे हैं। और फिर ऐसा सुनने में आया कि नेपाल में काठमांडू काफी थ्रेट पर है। और फिर हमने सडनली सर घर के अंदर से कुछ धमाके सुने। और ऐसा सुना, जो हिल्टन होटल है वो मतलब काफी घरों से विजिबल है नेपाल में, काफी ऊंची होटल है। हाँ बिल्कुल। काठमांडू में तो हमें हिल्टन होटल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, मतलब वहां पे इतना शोर,
कि जो अपने ईयर्स रहते हैं, अगर एकदम आप वहां पर खड़े हैं तो आपके ईयर्स के लिए इतना टफ है वो शोर को सुनना। क्योंकि बहुत सारी भीड़, बड़ी संख्या में मतलब भीड़ वहां पर होगी। लगातार लोग कई तरह की प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, धमाके की आवाज भी आपने जिक्र किया। किस तरीके से विनीत आपने सामना किया है, क्योंकि वहां पर आप मौजूद, पहली बात तो आप दूसरे देश से वहां पर पहुंचे हैं, अब वहां पर ये हालात बन जाते हैं तो कैसे आपने हालातों का सामना किया, किस तरीके से लोगों से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके भीतर चल रही होंगी, क्या कुछ चल रहा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले हमारे घर से हिल्टन होटल विजिबल थी। हम्म। तो नीचे से ऐसा लगा कि हिल्टन होटल के यहाँ से धुआं आ रहा है बहुत तेजी से। तो सर एकदम से वहां पे एक ब्लास्ट हुआ और फिर जो हिल्टन होटल है वो एकदम पूरी बर्न होना स्टार्ट हो गई। और फिर जहां पर मैं खड़ा था तो मैंने अपनी चारों तरफ मैंने गोल घूमकर देखा, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां से या तो धुआं ना आ रहा हो या मुझे फ्लेम्स नजर नहीं आ रही। और जितने मेरी एज के बच्चे थे, अराउंड 19-20 ईयर्स के, उनके हाथों में या तो प्रोटेस्ट थे या फिर वायलेंटिक वेपन्स थे। और मतलब जैसे मैं थोड़े ही घर के बाहर निकलना हुआ था तो अपनी आंखों से मैंने जो कार्ड्स जली हैं वहां, मतलब जो भी आप कार्ड्स देख रहे हैं वो या तो आपको जली हुई दिखाई देती थी। नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल, फिर ये उल्टी हालात तो मुझे दिखाई लगता है देती। दुनिया भर में विनीत, जहां तस्वीरें हमने देखी हैं बहुत ज्यादा भयावह तस्वीर थी और लोगों ने किस तरह से सामना किया होगा, मुझे लगता है कि आपने वहां आंखों से अपनी चीजें देखी हैं। जो प्रोटेस्ट लगातार शुरू हुआ, जो सोशल मीडिया बैन की बात कही गई, सड़कों पर युवा उतरे, यही एक बड़ा कारण वहां आपने देखा, या फिर जो युवाओं का प्रदर्शन था कोई और बातों को लेकर भी था, क्योंकि चर्चाएं कई हो रही हैं कि तमाम तरह की रोजगार की दिक्कतें वहां चल रही थी, युवा तमाम समस्याओं से जुड़ रहा था, असमानता का एक लगातार जो स्तर था वो बढ़ता जा रहा था, कई ऐसे पैरामीटर्स में देश पिछड़ रहा था जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरे थे। क्या कुछ आपने प्रोटेस्ट के जरिए वो चीजें देखी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी तस्वीरें गई हैं और आप नेपाल में मौजूद थे, तो क्या कुछ आपको वहां पर नजर आया? जहां तक मुझे ऐसा लगा कि आप ही मुझे बताइए कि जैसे कोई 19, 20, 21 साल का जो युवा है उसके लिए एक इतनी बड़ी होटल जलाना और इतने बड़े मतलब 20-25 जगह ब्लास्ट करना, मुझे ऐसा लगा वहां पे कि जैसे मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा तो वो मुझको जेनजी, इतने जेनजी नजर नहीं आ रहे थे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल विनीत, मेरा एक कोई भी महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा आप बता भी रहे हैं और मैं चाहूंगा उससे और बेहतर तरीके से बताइए, क्योंकि चर्चाएं जो हुई हैं वो जेनजी को लेकर हुई हैं कि वो जो लड़के हैं, कम उम्र के बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट किया है, इसमें किस वर्ग के युवा ज्यादातर आपको दिखाई दिए हैं? क्योंकि अगर आपने नजदीक से हालात देखे हैं तो जो चर्चाएं जेनजी को लेकर गई हैं, क्या एक सत्य पूरी एक बात सच यही है कि जेनजी ने प्रोटेस्ट किया है या सभी उम्र के उसमें युवा शामिल थे और भी लोग शामिल थे? क्या कुछ इसके लेकर हालात थे? जैसे कि सर मैंने वहां पर देखा और न्यूज में हमें सुनाई दे रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल जेनजियों को लेकर है। बट सर वो प्रोटेस्ट में जेनजी से लेकर जितनी बड़ी एज तक के लोग जा सकते थे वो सब विजिबल थे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ जेनजी का प्रोटेस्ट है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जेनजी टू टेक गन इन हैंड्स, कि अपने हाथों में गन लेना, एक होटल को जला देना। और सर जैसा कि मैं खुद महज एक 19-20 साल का लड़का हूं, तो मेरे लिए ये चीजें मतलब देखने इतना डिफिकल्ट है और डरावना दृश्य है। तो अगर किसी होटल को जला देना, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विनीत, क्योंकि ये जो तस्वीरें थी, जो पूरा मामला खड़ा हुआ, मुझे लगता है कि आप भारत से हैं और भारत के लिए भी एक बड़ा संदेश है, ना सिर्फ भारत के लिए, दुनिया भर के लिए बड़ा संदेश है कि सोशल मीडिया की पावर जो लगातार हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लोग इतने एक्टिव हुए हैं, कई इसको डिजिटल इकोनॉमी में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो युवा नाराज नजर आए थे, किस तरह से आप इसको संदेश भारत के लिए भी देखते हैं? क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया कि एक बार में सोशल मीडिया सारे बंद कर दे, सारे प्लेटफॉर्म बंद हो गए, बैन लगा दिया गया, सिर्फ टिकटॉक की बात शायद हम सुन रहे थे कि टिकटॉक वहां पर चालू है, वो भी चाइना से उनका कनेक्शन था इसलिए टिकटॉक को चालू किया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। क्या कुछ इसके पीछे का सच आपने देखा और किस तरह का एक मैसेज आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि आप भी युवा हैं, आप भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मैसेज को देख रहे हैं? देखिए सर, जहां तक भारत की बात आती है तो मुझे वहां पर देखकर ऐसा लगा कि
जो भारत का युवा है वो अपने मानसिक रूप से काफी संतुलित है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उन्हें अपने माता पिता से लेकर अपने बड़े बुजुर्गों का एक डर है कि अगर जैसे भारत का युवा अगर प्रोटेस्ट करता है और बाहर जाता है तो वो अपने पिता माता की इजाजत लेकर जाता है। और ऐसा है कि अगर कोई सही कार्य के लिए भी भारत में प्रोटेस्ट चलता है तो वो अगर एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी है तो भारत एक ऐसी कंट्री है जो इतनी सक्षम है कि वो उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना जानती है। और जहां तक मैंने नेपाल में ये चीज देखी कि युवा के भारत में भी युवा में उतनी ही ताकत है जितनी नेपाल में। मगर जो भारत का युवा है, जहां तक मैं जानता हूं कि वो सही रास्ते को अपनाता है। अब जैसे मैंने ये चीज देखी वहां पर नेपाल में कि उनकी जो मांगे थी वो सोशल मीडिया को लेकर थी। हालांकि वहां ये गलत हुआ कि बच्चों को शूट करा गया, लेकिन वहां नेपाल के कुछ लोग थे जिनसे जनरली मेरा मिलना हुआ, तो उनका यही कहना था कि अगर एक देश अपनी ही प्रॉपर्टी को जलाता रहेगा तो इसमें देश के आगे बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। और जो युवा है वो जी हाँ बिल्कुल। देखिए विनीत, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आप लगातार कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जितनी बातें सुनी जाए वो कम है, क्योंकि वो हालात लगातार लोग जानना चाहते हैं। अब वहां पर आप जब वहां फंस चुके थे तो आपने किस तरीके से सामना किया, और क्या आप सड़कों पर भी वहां पर गए या फिर आप किसी सेफ जगह पर वहां मौजूद रहे? और उसके अलावा जब आप वहां से लौटे तो कैसी पूरी प्रोसेस रही आपकी, किस तरह से आपका आना हुआ, क्या क्या है जो आपको डिफिकल्टीज आई? क्योंकि मन में कई सारी चीज चल रही होती हैं, आपके परिजन आपकी फैमिली वाले होंगे, लगातार आपको कॉल कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि किस तरह से स्थिति है, तो कैसे आपने सब चीजों से डील किए? मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पर जो हमारे परिवार से कनेक्टिविटी थी वो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से थी। और वहां पर जैसे ही व्हाट्सएप बैन हुआ तो एक नेपाल का ही शायद ऐप है जिसको कहते हैं वाइबर, तो हमने एक दूसरे के थ्रू वाइबर से कनेक्ट करने की कोशिश करी। परंतु जब ये सब चीजें इतनी तेजी से बढ़ने लगी, दंगे होने लगे, तो व्हाट्सएप के थ्रू, वाइबर के थ्रू या फिर नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू फैमिली से रीच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। और उसके बाद फैमिली में तनाव आ गया, क्योंकि अगर आप घर के बाहर ही 2-3 घंटे के लिए जाते हैं और आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो फैमिली में लोग इतना डर जाते हैं। तो फैमिली से लोग लगातार नेपाल की न्यूज देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पर, और मेरा फोन ऑफ आ रहा है, तो कितना डिफिकल्ट हो गया होगा फैमिली के लिए। और सर सेकंड थिंग इज कि आपने ऐसा जिक्र करा कि आपने नेपाल में वहां पर क्या क्या देखा। तो सर वहां पर ऐसा था कि जो जेनजी हैं वो हमारी तरह आम बच्चों जैसे लगते हैं, पर कुछ लोग ऐसे बाइक पे ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं जिनके गले में मतलब ऐसा बड़ी बड़ी मोटी चेन्स हैं, हाथ में वेपन्स हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा इस तरह की प्रवृत्ति के वो आपको नजर आए जो कि इन सब तरह के माहौल में शामिल हैं, फिर जो एक सामान्य जो युवा होता है पढ़ने लिखने वाला उनसे हटके वो आपको नजर आए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रदर्शन में कई ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो प्रदर्शन को कहीं ना कहीं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे लगता है अमूमन कई जगहों पर देखा भी जाता है जहां पर भी इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि आप भारत लौटे तो भारत सरकार से आपको कितनी सहायता मिली, और एयरलाइंस को लेकर कई खबरें सामने आई, किराया बहुत बढ़ गया था, इन सब चीजों को लेकर आपने क्या अनुभव किया है? सर जितना भी, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जैसे मैंने 1 दिन ट्राई करा, 2 दिन ट्राई करा, क्योंकि एयरपोर्ट सब बंद थे सर। और उसके बाद काफी ट्राई करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और तीसरे दिन पर जब मैंने ट्राई करा तो वहां पर एक लोकल सर्विसेज होती है, जैसे इंडिया में काफी उबर, रैपिडो, ओला जैसी सर्विसेज है। तो वहां पर यांगो और पठाओ ऐप नाम की 2 सर्विसेज है जो आपको इजीली राइड्स अवेलेबल कर देते हैं या टैक्सीज अवेलेबल कर देते हैं। ठीक बात। तो वो इजीली 1 to 2 मिनट्स में बुक हो जाती है, और जो ड्राइवर है या राइडर है वो आपके घर के बाहर केवल 5 से 10 मिनट में अवेलेबल हो जाती है। पर सर जैसे ही हमें पता लगा, मैंने बुक करा उसको, तो वो मुझे कम से कम बुक करने में ही 6 से 7 घंटे का समय लगा। और उस 6 से 7 घंटे के बाद वो घर के बाहर आए,
तो फिर मैंने उनसे कंफर्म करा कि सर हम इंडियन हैं, हमें एयरपोर्ट जाना है और प्लीज आप हमारी मदद करिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जैसे जो ड्राइवर हैं वो उनका क्या इंटेंशन है। तो उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करी और सर महज 4 किलोमीटर का रास्ता या 5 किलोमीटर का रास्ता होगा एयरपोर्ट का, जो कि लोग 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। और सर पता नहीं ये इसको थोड़ा अनलकी कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, तो हमें वो रास्ता पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे लगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा सर इसलिए क्योंकि हर कुछ 10-15 मिनट पर ही नेपाल की आर्मी के चेक पॉइंट्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जैसे अगर आप इंडियन हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई नेपाल जा रहा है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि विनीत हम लगातार देखते हैं, चाहे यूक्रेन युद्ध हो या तमाम देशों में अगर ऐसे हालात बनते हैं, जो भारत के लोग वहां पर मौजूद होते हैं बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करते हैं, लेकिन एक राहत की खबर सामने आती है कि सरकार से उनका कॉन्टैक्ट हुआ है और भारत का जब वो नाम लेते हैं, भारत की बात, अपना परिचय वहां पर देते हैं, तो उनको व्यवस्थाओं के तहत बाहर छोड़ दिया जाता है, उनको सुरक्षित बाहर लाया जाता है। इस तरह की खबरें हम आमतौर पर सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप इंडियन कंट्री होने के नाते, वहाँ पे इंडियन होने के नाते आप वहाँ पर पहुंचे, किस तरह की आपको व्यवस्थाएं दी गई, किस तरीके से आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं लाभ मिला या सुरक्षित तरीके से आप बाहर निकले, इसका कितना प्रभाव आपने वहाँ पर देखा? ये जैसे ही मुझको पता लगा और मैं अपने घर से निकल रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और एयरपोर्ट की तरफ निकलते हुए जब हम गाड़ी से जा रहे थे, तो जो ऐप से हमने ट्रेवल बुक करा था उससे जा रहे थे, तो हमने वहाँ की जो आर्मी थी चेक पॉइंट्स पर, उन्हें ये कंफर्म करा कि हम इंडियन हैं। और उन्होंने जैसे ही मैंने उनको ये चीज़ कंफर्म करी कि इंडियन है, मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड शो करा, पैन कार्ड शो करा, और जितनी भी मैं उनको चीज़ें बता सकता था शो करके कि मैं इंडियन हूँ, ये मैंने उनको कोशिश करी शो करने की। हेलो जी, आवाज़ सुन रहा हूँ विनीत आपकी। हाँ, तो जब मैंने उनको ये चीज़ शो करी तो मुझे उनको कन्वेंस करने में, हर एक चेक पॉइंट पे कन्वेंस करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे कि आई एम एन इंडियन, और ये सब शो करा। और क्योंकि वहां पर एक और खबर थी कि वहां से कुछ कैदी भाग गए हैं जेल से, तो जैसे ही जेल से कैदी भागे तो सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई कि इंडिया पार करने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग। तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो उन्होंने, उनके हाथ में सर इतनी बड़ी बड़ी गन्स थी, क्योंकि गन्स एक नॉर्मल आम आदमी के लिए देखना तो बहुत बड़ी बात होती है, डर भी लगा। और दूसरा फिर उन्होंने, शायद ही उन लोगों का प्रोटोकॉल था, लेकिन ऐसे गन रखी सामने और फिर पूछा कि आप इंडियन हो, तो मैंने ऐसे दोनों हाथों में शो करा उनको। एक में वोटर आईडी कार्ड था, एक में पैन कार्ड था, क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था सर। तो जैसे ही उनको शो करा तो उन्होंने बोला कि आर यू इंडियन, तो मैंने बोला सर इंडियन इंडियन, साहब जी इंडियन। तो ऐसे ही दूसरा चेक पॉइंट निकला, तीसरा चेक पॉइंट निकला, फिर चौथा आया। फिर चौथा चेक पॉइंट थोड़ा सा लंबा था, फिर हम एयरपोर्ट में एंटर करते हैं और फिर इंडियन मतलब पहले हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट गए, क्योंकि हमें काठमांडू से भैरवा की तरफ आना था। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कोई भी टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, मतलब एक भी टिकट अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैं वहां पर सीधा इंडियन एम्बेसी हेल्प डेस्क पे पहुंचा, जो कि वहां पर होती है। और सर ने, मतलब इंडियन लोगों के लिए और इंडियन एम्बेसी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जितना भी एफर्ट था अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो पूरा करा। उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही। मगर अगर कहीं पर टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप पॉसिबल ही नहीं कि जा पाए। और जैसे हमने जितनी भी इंटरनेशनल, हेलो विनीत, हेलो विनीत आवाज आ रही है आपकी? क्योंकि देखिए आप वहां पर मौजूद थे, आपकी बहुत ज्यादा आपने अनुभव सारी चीजों को किया, बहुत मुश्किल डील आपने बेहतरीन तरीके से किया, क्योंकि लोग घबरा भी जाते हैं। क्या कुछ आपको संपर्क में लोग थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहां पर रहे होंगे, क्या आपके कोई दोस्त और भी वहां पर जो फंसे रह गए? आपके संपर्क में वहां पर कौन कौन था? सर एक्चुअली कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे वहाँ, और उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स के बाद वहाँ जैसे हमने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करा,
तो इंडियन एम्बेसी से जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने करी, परंतु वहां पर शायद उस समय गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। तो इंडियन एम्बेसी का भी कहना था कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि हमें घर से या होटल जहाँ पर भी हम थे वहाँ सर कैसे जाना है और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं। तो उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं जाता गया वहाँ पर, और उसके बाद मैं इंडियन हेल्प डेस्क पे पहुंचा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट करा, यति और बुद्धा एयरवेज, वहाँ पर 2 एयरवेज होती हैं, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि नहीं ये 2 लोग इंडियन है इन्हें जाने दो। बट सर वहाँ टिकट्स ही अवेलेबल नहीं थी। और जहाँ तक हम पहुँचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ के जो टिकट्स थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे। तो वहाँ से आना, मतलब पर्सनली टिकट्स भी नहीं थे, और एक ही टिकट था जो कि 40 to 60,000 रुपीज़ का बता रहा था। तो जितनी देर में मैं वो टिकट बुक करने जाता वो भी बुक हो गया। तो वहाँ पर फ्लाइट्स ही नहीं थी। तो जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे हेल्प डेस्क थी उन्होंने हमें बहुत समझाया, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम बुद्धा में आपके लिए टिकट करवा दें, यति में करवाएं, ताकि हम भैरवा एयरपोर्ट तक पहुंच पाएं, जो कि तो यहाँ पर सोनाली लोगों बॉर्डर ने के भी पास। काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर किया है और मुझे लगता है अगर आप भारत में मौजूद हैं, आप यहाँ पर आ गए हैं, तो ये सफ़र वाकई में चुनौतीपूर्ण ज़रूर रहा, लेकिन आप इसमें सफल रहे हैं। यहाँ पर आने में आपको दिक्कतों का सामना ज़रूर किया, लेकिन शुक्र है कि आप यहाँ पर सही सलामत मौजूद हैं। अवनीत, आप जिस तरीके से, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा हुआ है, एक अगर पूरी समरी के तौर पर आप बताना चाहें कि क्या कुछ आप वहाँ महसूस कर रहे थे, और जिस तरीके से पूरे हालात बने हैं, मुझे लगता है हमने भारत में ऐसे हालात अभी देखने को नहीं मिले हैं और ना ही ऐसे मिलते हैं। आमतौर पर छोटे मोटे प्रदर्शनों में जरूर देखते हैं, लेकिन क्या कुछ आपके भीतर उस समय चल रहा था? और कई लोगों के मारे जाने की खबर थी। आप इस पूरे जो घटनाक्रम था, पूरा प्रोटेस्ट था, आप उसे बयां करें तो क्या कुछ कहेंगे पूरे नेपाल के इस जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर, अगर कुछ लाइनों में पूरी बात कही जाए तो? सर मैं जैसे आपको इन शॉर्ट में करना चाहूँगा बात। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी देश है और इस तरीके का प्रोटेस्ट किसी भी देश में होता है, तो पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी नेपाल में सेंसिबल लोग थे और जिनको मैं जानता था या फिर जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों के यही कमेंट्स थे कि अगर जैसे प्रोटेस्ट था तो प्रोटेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो बोलनी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर 20 मासूम बच्चों को शायद मार दिया था, ये खबर हम तक पहुंची, और वो उस चीज़ ने सर इस प्रोटेस्ट को एक हवा दे दी, क्योंकि 20 बच्चों को ऐसे मार देना काफ़ी गलत बात है। और जहाँ तक इंडिया की बात आती है, इंडिया में जो सरकार है, सरकार इंडिया की जितनी भी बच्चों के प्रति इतनी समर्पित है, लोगों के प्रति इतनी समर्पित है, और इंडियन एम्बेसी पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ जितने भी लोग थे वहां पर, उन्होंने इतनी एफर्ट करी इंडियन लोगों को वापस लाने की, और उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं हुई। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया बहुत ही सक्षम देश है, और इंडिया का जो युवा है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। और व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, और इंडिया का जो यूथ है उसका माइंडसेट एज कम्पेयर टू अदर बहुत कंट्रीज। आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में जहां रूस यूक्रेन युद्ध हो, आसपास की बहुत सारी कंट्रीज में जो तख्ता पलट हुआ, जो हालात बने, वो समय अगर भारत अपने आप में संतुलित रख रहा है और भारत में ये हालात नहीं है और दूर दूर तक होने की संभावनाएं नहीं है, तो वाकई में भारत के अंदर वो संतुलन है और उसका कहीं ना कहीं जमीन पर असर देखने को भी मिलता है। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने साझा किए, हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये बातें कही, और अच्छी बात है कि आप यहाँ पर सही सलामत हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पर खराब दिखाई दिए। आपने समय हमें दिया, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं आपको विनीत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर नेपाल के आपने जो हालात लगातार देखे हैं, जो नेपाल की तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, विनीत ने वो सारी चीज़ हमको बताई हैं, साझा की हैं कि किस तरह से वहाँ पर हालात थे, कैसे उन्होंने चीज़ों से डील किया और कैसे पूरा सफर उनका भारत लौटने तक का रहा, क्योंकि लगातार कई चर्चाएं थी और लोग तस्वीरें समझना चाह रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव से सारी चीज़ें बताई हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।